नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 को पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। आज के वीडियो में हम शुरू के 2 अध्याय पढ़ेंगे। प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास है। तो जो ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। आगे कभी आप बोलेंगे तो फिर कहानी सुनाने का तो अपना मजा है। पहला अध्याय है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। मतलब इसमें यह समझाया गया है कि कोई घटना हमको कैसे पता चलता है। तो ये खुद बता रहा है कि भैया ये देखो, इतिहास तो यार उबाऊ है, तारीखें रटते जाओ। यार हमारे लिए भी वही है। जब तक आप सही तरीके से इतिहास को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको यही लगेगा कि बस तारीखें तारीखें तारीखें। तो चलिए तारीखें ही रटते हैं। तो एक फैक्ट ये पूछ सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो भारत का गवर्नर था, उसने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। समझे, वो इस टाइप के अलग अलग नक्शे बनाता है। इसमें जैसे रेनेल दिखा रहा है कि ये वर्चस्वता दिखाता है कि यहाँ के जो पंडित हैं वो ब्रिटिश, जो वो है ब्रिटिश महारानी है, उसको अपना शास्त्र भेंट कर रहे हैं। मतलब ब्रिटेन की महारानी ज़्यादा महान है। तो इस टाइप के वो चित्र भी बनाते थे जिससे ये दिखाएं कि ब्रिटिश लोग महान हैं, खूब खतरनाक हैं। तो इसमें पूरी कहानी दी है बेसिकली कि हम तारीखें क्यों याद करते हैं, बड़ी बड़ी तारीखें क्यों याद करते हैं, राजाओं की तारीखें क्यों याद करते हैं, प्रजा की क्यों नहीं करते। ये नाम मैं इसलिए हाईलाइट कर दिया हूँ कि आपको लगता है ना कि कौन से गवर्नर को हम याद करें, तो ये इम्पॉर्टेंट गवर्नर हैं, जैसे वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। मतलब पूरे मत याद करो, लेकिन कम से कम इनको याद रखना, क्योंकि ये जरूरी वाले हैं, मतलब इनको। फिर वारेन हेस्टिंग के बारे में ये पूछता है कि तो वारेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक, कब बनते हैं? तो 1773 में। अब एक ये वाली बात है, एक ये किताब आ सकती है, जेम्स मिल करके इतिहासकार थे जिन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास। उसमें उन्होंने भारत के काल को 3 भागों में बांटा। पहले बोले हिंदू काल था, उसके बाद मुस्लिम काल आया, फिर ब्रिटिश काल आया। तो ऐसे 3 भाग बांटते हैं धर्म के आधार पे। अब आप इतिहास पढ़े हो तो आपको भी पता है कि ऐसा नहीं था कि मुस्लिम काल में केवल मुस्लिम थे, विजयनगर साम्राज्य भी था। तो ऐसा बिल्कुल धर्म के आधार पे बांटना सही नहीं है, लेकिन वो बांटे तो ऐसा सवाल एक आध पूछ सकते हैं, किसने बांटा, क्या बांटा। फिर वो पूरी कहानी लिखी। इसीलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। ठीक ठीक, कैसे क्या हो रहा है। फिर ये यहाँ से आपको एक फैक्ट मिल गया कि 1946 में भारतीय नौसेना के जहाज़ों में बगावत हुई थी। ठीक, उससे ज़्यादा अपने को नहीं देखना है कब हुआ था, तो 46 में हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था, तो बम्बई, कराची, विशाखापट्टनम। यहाँ से ना रिपोर्ट आई थी जो इंटेलिजेंस को, तो वो रिपोर्ट आज हमारे लिए इतिहास है, वो इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। कैसे जानते हैं, तो अभिलेख तैयार किया जाता है। जैसे ये है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। ये 1891 में सबसे पहले नेशनल आर्काइव बनी थी कलकत्ता में, फिर राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो 20 के दशक में ये बिल्डिंग बनी थी नेशनल आर्काइव्स की, तो उसके बारे में है। फिर आपका हर 10 साल में जनगणना की जाती है। जनगणना के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट ध्यान रखना कि 1872 में पहली नॉन सिंक्रोनस चालू हुई, 1881 में पहली सिंक्रोनस चालू हुई। उस समय कौन था? लॉर्ड कौन था बताओ? लॉर्ड रिपन था। फिर ये जेम्स प्रिंसेप की तस्वीर है। जेम्स प्रिंसेप के बारे में ये जानना, वो भी हिस्ट्री का फैक्ट है कि अशोक का जो अभिलेख है ना, उसको ये पढ़ा था। फिर ये 57 के विद्रोही हैं। देखो इस टाइप का वो चित्र बनाते थे जिसमें ये दिखाना चाहते थे कि जो विद्रोही थे वो बर्बर थे, असभ्य थे, और अंग्रेज सभ्य थे। तो पहले चैप्टर में वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस टाइप से इतिहास लिखा जाता था, और इतिहास उसी आधार पे लिखा जाता है। मतलब जो जिसके पास सत्ता रहती है वो इतिहास लिखता है। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया, इससे कोई सवाल खतरनाक आना नहीं है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है। मतलब पहले कंपनी व्यापारिक थी,
उसके बाद वो साम्राज्य बन गई। थोड़ा सा कहानी इसलिए जानना जरूरी है कि अब जो सवाल आ रहे हैं ना, एक सवाल इसी से अभी अब देखिएगा अगले वीडियो में, सीधा सीधा सवाल आया रॉलेट सत्याग्रह वाला, वो कोई फैक्चुअल सवाल नहीं है लेकिन किताब में लिखा है तो सवाल आ गया, तो ऐसे ही कुछ और भी आ सकता है। एक कहानी समझिए छोटी सी 1 मिनट में कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक। वो बोली कि हमको भारत में व्यापार करना है, व्यापार भारत में नहीं मतलब ईस्ट इंडिया में, मतलब पूर्व के देशों में हमको व्यापार करना। पूर्व में पहले सब वो इंडिया ही मानते थे। वो ये बोले कि यार केवल हमको करना है, मतलब ऐसा समझो कि एक होता है कि सब लोग करेंगे चल के, ईस्ट इंडिया कंपनी बोली कि केवल हमको करना है, मतलब ब्रिटेन में केवल हमको एकाधिकार दो कि हम व्यापार करें। उसका कारण ये था कि 4-5 कंपनियां जाती तो कंपटीशन होता तो रेट वहीं पे बढ़ जाता। अब जैसे भारत का कोई मान लीजिए भारत का एक व्यक्ति है, उसको अपना मसाला बेचना है, अब 5 लोग खरीदार आ जाएंगे तो ज़्यादा रेट में बेचेगा ना, वो बोलेगा मेरे को 100 रुपये में दे दो, वो बोलेगा 120, 140। एक ही व्यक्ति जाएगा खरीदने तो कम रेट में बिकेगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि कंपटीशन ना हो, एक ही कंपनी हो, उसके पास एकाधिकार हो। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार देती है ब्रिटेन की सरकार कि जाओ तुम अकेले मौज करो। वही एकाधिकार चाय और चीन के अलावा बाकी सब में ख़त्म होता है 1813 में, और 1833 में एकाधिकार ही ख़त्म हो जाता है। उसको बोलते हैं अब तुम व्यापार मत करो, क्योंकि बाकी लोग बोलते हैं यार ये अकेले क्यों लूटेगा, हमको भी लूटने दो। लेकिन अब मान लो ब्रिटेन से तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, लेकिन भाई फ्रांस को थोड़ी रोक लोगे, पुर्तगालियों को थोड़ी रोक लोगे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो बाकी जो पुर्तगाली, डच, डेनिस, फ्रांसीसी ये भी खरीदने लगे। तो दूसरा उद्देश्य हो गया अंग्रेज़ों का कि यार फिर ये ना अपना अपना एरिया बांट लिए। आप देखोगे बहुत चालाक लोग थे इन लोग। भाई ऐसा कोई बहुत ताकतवर रहता तो हर जगह वही जीत जाता, ब्रिटेन हर जगह जीत जाता, लेकिन वो बांट लिए कि भारत हम लूटते हैं, इसको तुम लूट लो, उसको तुम लूट लो, उसको तुम लूट लो। पुर्तगाली बोले गोवा हमको लूटना है, तो पुर्तगाली गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। फ्रांसीसी बोले पांडिचेरी हमको दे दो, तो वो उनके अधीन था। उधर इंडोनेशिया अलग, डच लोग ले लिए। तो ऐसे उन लोग अपना अपना बांट लिए कि एकाधिकार रहेगा तभी फायदा होना है। तो वो कहानी आपको समझना। और एकाधिकार के अलावा फिर यहाँ के जो राजा थे वो उनसे टैक्स वसूलते थे। टैक्स में भी एक कहानी ये आई कि जो जैसे अंग्रेज थे, मतलब अंग्रेज़ों को ना वो मिला था, परमिट मिला था कि तुम व्यापार कर सकते हो टैक्स फ्री, तो वो मिला था उस कंपनी को। लेकिन उनके जो अधिकारी थे ना, अधिकारियों को भी था कि यार हम कमाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे और उसमें भी टैक्स नहीं देते थे। तो इसीलिए राजा महाराजा गुस्साते थे कि साला तुम व्यक्तिगत भी कर रहे हैं अपना व्यापार, हमारा नुकसान हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए सिराजुद्दौला गुस्सा आ गया था। तो ये कहानी है। अब चलिए पढ़ते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था, ठीक। बहुत बड़े हिस्से में वो सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा औरंगजेब का ही था जिसने कब्जा किया था। तो कब मरता है औरंगजेब? औरंगजेब मर जाता है 1707 में। तो एक फैक्ट ये भी है कि 1707 में उसकी मृत्यु के बाद फिर रीजनल राजा आने लगे और वो अपना अपना काम करने लगे। आखिरी राजा इनका कौन था? आखिरी राजा था बहादुर शाह जफर। देखो इसका भी एक है, बहादुर शाह जफर के आते आते ना मुगल ख़त्म हो गए थे, मतलब उनके किले के बाहर उनकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई उनकी बात नहीं मानता था। अब सिपाहियों ने विद्रोह किया मेरठ की छावनी से, वो आए दिल्ली। मेरठ से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, घोड़े में बैठ के आ गए, सीधा घुस गए लाल किले में। बहादुर शाह जफर आराम से बैठा था, भाई उसकी कोई इज्जत ही नहीं थी। सिपाही आके बोले कि तुमको हमारा नेता बनना है, और वो ऐसा तुमको हमारा नेता बनना था ना कि अगर तुम नहीं बनोगे तो तुमको फिर हम ही निपटा देंगे। तो बहादुर शाह जफर कमज़ोर जो शासक था वो मजबूरी में नेता बनता। उसको भी पता था कि हारेंगे तो मेरे ही को अंग्रेज निपटाएंगे, लेकिन फिर भी उसको लगा कहीं धोखे से जीत गए तो मैं राजा बन जाऊंगा, तो वो नेतृत्व करता है। मतलब ऐसा नहीं था कि बहादुर शाह जफर पूरी क्रांति को फैलाता है। क्रांतिकारी आते हैं, सैनिक आते हैं और उसको ज़बरदस्ती नेता बनाते हैं, और वो भी अपना काम नहीं कर पाता तो वहाँ बख्त खां जो रहता है उसको वहाँ का नेतृत्व दिया जाता है। जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी होती है। तो एक फैक्ट ये है कि कौन गिरफ्तार करता है, तो उसका नाम था कैप्टन हडसन, ठीक। कैप्टन हडसन जो बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को गिरफ्तार करता है। और दिल्ली में नेतृत्व यही
बहादुर शाह जफर करता है। यही चित्र में आपको दिख रहा है कि बेचारा बूढ़ा आदमी कितना क्या करेगा, और इसको पकड़ के रंगून के जेल में भेज देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, मतलब उसके बेटे थे। अब अंग्रेज क्रूर थे यार, उनको था कि फिर से क्रांति ना हो, तो उसके बेटों को ना उसके नज़र के सामने मार देते हैं और बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे देते हैं। अब देखते हैं अपन ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखो कैसे आए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, चित्र देखो, ये अंग्रेज हैं, यहाँ से ऐसे आए, ये सेंट हेलेना, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक, फिर यहाँ से ऐसे घूम के बम्बई, मद्रास, कैंटोन, ये पूरा घूम के आना पड़ता था, इसीलिए यहाँ पे स्वेज नहल बना दिए, सीधा आ जाओ करके। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया। बहुत सारे इफेक्ट हैं। कब किया? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। किससे किया? एलिजाबेथ प्रथम से। और एक इजाज़तनामा लिया जो पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। समझे? एकाधिकार कि केवल हम अधिक व्यापार करेंगे और कोई नहीं कर सकता, ये मिल गया उनको। इसका उद्देश्य यही था कि यार कई लोग चल देंगे तो फिर कैसे फायदा मिलेगा। ठीक, तो अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तभी मुनाफा मिल सकता है। इसीलिए देखो ये पूछ सकता है सवाल में, उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। इस टाइप का कि जैसे अलग अलग सिम है, तो जियो को बोले तुम जाके पाकिस्तान में तुम अकेले हो तो जियो 1 महीने का 1000 रुपये में बेचेगा रिचार्ज। एयरटेल को बोला तुम यहाँ रहो, या राज्यों को बांट लें इन लोग कि मध्य भारत को एयरटेल देखेगा, उत्तर भारत जियो देखेगा, पश्चिम भारत आइडिया देखेगा, तो फिर वो अकेले अकेले लूट सकते हैं ना आराम से। तो कंपनियां हैं तो वो अकेले लूटने के लिए एक अधिकार मिला। लेकिन इसमें यह बताया कि यार ब्रिटेन से तो एक अधिकार मिला था, बाकी को थोड़ी रोक लोगे। तो उससे पहले ये जो पुर्तगाली यात्री है जिसका नाम है वास्को डी गामा, वो 1498 में पहली बार भारत पहुंचा। इसके बारे में प्री में सवाल भी आ चुका है कि कितने बार आया था, तो 3 बार आया था। तीसरी बार आया तो यहीं निपट भी गया था। ठीक, उसके बाद डच भी आ गए, तो एक क्रम भी पूछ सकता है, फिर इनकी फैक्ट्री भी पूछ सकता है, पुर्तगाली, डच, ठीक, अंग्रेज, डेनिस और फ्रेंच। क्या ले जाते थे ऐसे क्रम में 1 2 3 4 करके बोल सकता है। तो भारत के जो बारीक सूती कपड़े, रेशम है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी, मतलब सूती कपड़े हो गए, रेशम के कपड़े हो गए, और ये गरम मसाला हो गया, इनको ले जाते थे और बढ़िया वहाँ ले जाके कई गुना उसमें बेचते थे, जिससे उनको फ़ायदा मिलता था। आपस में लड़ते झगड़ते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कहाँ से शुरू करती है? तो वो करती है बंगाल से। इसका एक फैक्ट और है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 हुगली नदी के किनारे बंगाल में शुरू हुई। व्यापारियों को, क्योंकि फैक्ट्री में रहते थे ना, तो उनको फैक्टर बोलते थे, समझ रहे। और आप जैसे बिलासपुर जाओगे, वेयर हाउस रोड है ना, तो वहाँ वेयर हाउस रोड मतलब जहाँ वो अपना सामान रखते थे, ठीक, जहाँ से निर्यात करते थे सामान। कलकत्ता में ये 3 गांव रिश्वत दे के ले लेते हैं, सुतानाकी, कलिकता स्टेप का, और कलिकता को ही कलकत्ता बना देते हैं और उसको अपना डेवलप करने लगते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करते। मतलब औरंगजेब ही इनको फरमान दिया कि ठीक है तुम बिना शुल्क दिए व्यापार करो। फरमान मतलब होता है शाही आदेश। देखो अब कंपनी को मिला कि आप बिना शुल्क दिए अपना व्यापार कर सकते हो, लेकिन ये जो निजी व्यापार था, जो अफसर थे कंपनी के, वो निजी व्यापार बिना कर दिए थोड़ी कर सकते थे, लेकिन वो भी करने लगे। उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब जब जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी का हूँ, उस कंपनी को अधिकार है, मैं खुद व्यापार करने लगा, मैं बोला यार मैं भी टैक्स नहीं दूंगा, तो फिर दिक्कत है ना। तो वही दिक्कत हुई। तो फिर गुस्सा आ गए यहाँ के राजा, बोले कि यार ये क्या बात है, क्यों टैक्स नहीं दोगे तुम। और उसी से फिर चालू होती कहानी, व्यापार से युद्ध तक। युद्ध कौन करेगा? तो बंगाल में कौन था? एक था मुर्शीद कुली खां, उसके बाद था अलीवर्दी खां, और उसके बाद आया सिराजुद्दौला। ठीक, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। नाम पूछ सकता है कहाँ के ये नवाब थे, तो ये सब बंगाल के नवाब थे।
शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, बोले हम देंगे ही नहीं तुमको। ठीक, कंपनी क्या करती थी, अपना किला बनाती थी, बाकी सब करती थी। तो ये बोले यार तुम मतलब हमको टैक्स ही नहीं दे रहे, किला बनाए पड़े हो, बाद में हम ही को निपटा दोगे। तो फिर ये जो सिराजुद्दौला था 1756 में राजा बनता है। और ये क्या करता है, ये जाता है कासिम बाज़ार में, एक इंग्लिश फैक्ट्री रहती है, सेना एना के साथ छाता है, ऐसी तैसी कर देता है, फैक्ट्री पूरी लूट लेता है, उनके अफसर जो थे उनको गिरफ्तार कर लेता। वहीं एक हालवेल करके व्यक्ति वो बताता है कि 500-600 लोग को पकड़ के ना एक अंधेरे कमरे में भर देता है। सुबह जब निकलते हैं 10-12 लोग जिंदा बचते हैं, ऐसा वो बताता है। कई लोग बोलते हैं कि अतिशयोक्ति, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन वो उसको ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। तो ये सब कहानियाँ उस समय होती हैं। मतलब सिराजुद्दौला इनकी ऐसी तैसी कर देता है। अब जब इनकी ऐसी तैसी हो जाती है तो फिर मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव की नियुक्ति थी। तो पूरे भारत में इनकी जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ थी वो बंगाल आने लगती हैं, रॉबर्ट क्लाइव भी आ जाता है। यहाँ पे कहानी ये होती है कि जब सब ये पहुँचते हैं तो इनको पता रहता है कि यार सिराजुद्दौला को तो नहीं हरा सकते, बहुत बड़ी सेना है। तो अंग्रेज चतुर लोग थे, भारतीय मूर्ख लोग थे। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ना जितने सिराजुद्दौला के खास खास लोग हैं सबको लालच दे देता है। उसका जो सेनापति था, मुख्य सेनापति मीर जाफर, उसको बोलता है हम तुमको नवाब बना देंगे, तुम सेना मत लड़ने देना। बाकी लोगों को भी लालच देता है। दोनों प्लासी के मैदान में आमने सामने खड़े होते हैं। इधर मीर जाफर की पूरी सेना रहती, मतलब सेनापति तो सेना उसी के आदेश से काम करेगी। इधर आपका रॉबर्ट क्लाइव रहता है। मीर जाफर आदेश ही नहीं देता सेना को लड़ाई लड़ने के लिए। हार जाए गया सिराजुद्दौला, हारा तो फिर सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लेते हैं, निपटा देते हैं। तो एक कहानी होती है, मतलब प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और इनकी होती है। सिराजुद्दौला का मुख्य कारण क्या था, सेनापति मीर जाफर की गद्दारी, उसकी टुकड़ी हिस्सा ही नहीं लेती। ठीक, और गद्दारी का उसको फिर वो मिलता है, इनाम मिलता है और उसको नवाब बना देते हैं। अब अंग्रेज किसी को नवाब बनाते हैं तो मतलब अंग्रेज़ों का ये था कि यार खुद क्यों राजा बने, बना देते हैं नवाब। ठीक, तो मतलब करेगा काम, जो काम रहेगा हमारे हिसाब से करेगा। लेकिन मीर जाफर थोड़ा चालाकी करने लगता है, तो अंग्रेज उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। मीर कासिम थोड़ा सा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जैसे ही नवाब बनता है ना तो उसको लगता है यार अंग्रेज़ों को ही निपटा देते हैं, और वो फिर एक गठबंधन बनाता है। जैसे अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, उस समय शाह आलम द्वितीय था जो मुग़ल बादशाह था, जो अंग्रेज़ों के हिसाब से चलता था। उसको भी बोलता है कि चलो अपन मिलते हैं और अंग्रेज़ों को हरा देते हैं। सभी को लगता है चलो यार ट्राई कर लेते हैं। तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलके बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ तीनों को हरा देते हैं। जब हरा देते हैं तो इनको लगता है मीर कासिम भी कोई काम का नहीं है, तो मीर जाफर को फिर से नवाब बना देते हैं कि भाई तू जो था ठीक था, लेकिन विद्रोह तो नहीं किया। 64 में मीर जाफर फिर से नवाब बनता है, 65 में वो मर जाता है। जब वो मरता है तो अंग्रेज़ों को लगता है अब हमको खुद राजा बनना पड़ेगा यार, इनको बनाते हैं खुद फिर महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं। तो कहानी समझ रहे, पहले था सिराजुद्दौला, फिर बनता है मीर जाफर, फिर बनता है मीर कासिम, फिर प्लासी की मतलब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई, फिर मीर जाफर, उसको हटा के मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई 1764, फिर मीर कासिम हार गया तो मीर जाफर को फिर से 1765 में मीर जाफर मर जाता है। तो अंग्रेज़ों को लगता है अभी इनका हटा देते हैं, खुद राजा बन जाते हैं। तो 1765 में कंपनी खुद ही नवाब बन जाती है। मतलब अब बंगाल प्रांत का दीवान कौन हो गया, कंपनी हो गई। लेकिन कंपनी चालाक थी, वो बोली यार हमको पैसा कमाना है, दीवानी अधिकार लेती है, फौजदारी नहीं लेती। देखो दो अधिकार होते हैं, एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। दीवानी मतलब पैसा कमाने वाला, लगान वसूलना, टैक्स वसूलना। फौजदारी मतलब हत्या, चोर, डकैती। तो अंग्रेज बोले तुम्हारी चोरी डकैती से हमको क्या लेना देना, ये तुम खुद संभालो और पैसा हम कमाएंगे। तो अंग्रेज ये काम कर लेते हैं। एक चीज़ और है, कंपनी के अफसर नवाब बन गए। अब उन लोग बोलना वोलना जानते नहीं थे, तो यहाँ के जो अफसर थे खूब कमा के जाते थे, बेहिसाब दौलत कमाते थे। मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बोलते हैं कितने जहाज भर भर के सोना ले गया।
तो इसीलिए उनको वहाँ के लोग, यहाँ नवाब जैसे इतना पैसा रहता था तो उनको नवाब बोलते थे उनकी भाषा में। ठीक, मतलब इस टाइप का हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने बेहिसाब दौलत जमा की। मतलब जब यहाँ आया ना तो 18 साल का था, और जब वहाँ पहुँचा तो उसकी दौलत थी कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख पाउंड। समझ रहे, एक बेरोजगार आदमी 4 लाख पाउंड कमा लिया। और एक बार तो आया था, दोबारा उसको बोले कि जाके तुम भ्रष्टाचार खत्म करो भारत में, आके और कमाया, कूद कमाया, इतना कमाया कि मतलब वहाँ जाके उसके ऊपर मुकदमा चला। समझ रहे, ब्रिटिश संसद में वो जाके वो दिया, अपनी सफाई दिया कि यार मैं भ्रष्टाचार नहीं किया हूँ। तो आरोप से तो उसको बरी कर दिया, यही सब फैक्ट आता है कि एक तो किसके ऊपर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा चला, सफाई देनी पड़ी। तो 1772 में क्लाइव को सफाई देनी पड़ी, उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ कि क्या हुआ, तो बरी कर दिया गया। और किसने आत्महत्या कर दी, तो 74 में आत्महत्या कर दी। अब इतनी बेइज्जती की है उसको तो आत्महत्या कर लिया। और फलता भी नहीं है इस टाइप का पैसा। आप आगे चल के अफसर बनोगे ना, मत कमाना ऐसा, ऐसे ही होता है। क्लाइव देखो कितना कमाया, मर ही गया। ठीक, खुद को मार लिया भाई। फिर बक्सर की लड़ाई 64 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। रेजिडेंट मतलब होता है एक उनके प्रतिनिधि, मतलब वो ना एक इनडायरेक्ट कंट्रोल था कि ये मेरा रेजिडेंट है, ये तुम्हारे यहाँ रहेगा, तुम्हारे यहाँ इंटरनल मामले देखेगा, हमारा एक प्रतिनिधि। अंग्रेज ऐसे रखने लगे। उसी का फिर विस्तार किए वो सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली की। ठीक, सहायक संधि में क्या होता था कि ये एक अपना रेजिडेंट रखते थे, एक सहायक सेना भी रखते थे। अब देखो कितने चतुर अंग्रेज थे कि ये अपना क्या करते थे, जैसे अंग्रेज की सेना रहेगी किसी रियासत में, इस सेना का खर्च देगा उस रियासत का राजा, और सेना है अंग्रेजों की। कितनी चतुराई, ये किसी दूसरे राज्य से वो भी नहीं कर सकता बिना अंग्रेजों की सहमति के, संधि समझौता। यहाँ एक रेजिडेंट रहेगा जो उनको देखेगा, तो इनडायरेक्टली तो अब रूल ही है ना इनका, इनकी सेना यहाँ है, इनका रेजिडेंट यहाँ है, सेना का खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है, वो राज्य करेगा। तो इस टाइप से अंग्रेज सहायक संधि से धीरे धीरे पूरा कब्जा करने लगे। ठीक, और जब सही तरीके से वो नहीं करते थे ना, कर भी मांगते थे उनसे, कंपनी को बोलते थे कि पैसा दो कि भाई ये सेना जो रखें। अब शासक कभी कभी पैसा नहीं दे पाते थे तो उनका एरिया ही लूट लेते थे। जैसे अवध का नवाब 1801 में अपना आधा राज्य इलाका कंपनी को देना पड़ा क्योंकि वो सेना के लिए पैसा नहीं दे पा रहा था। ठीक, हैदराबाद का भी कुछ इलाका छीन लिए। तो देख रहे कितने चालाक लोग हैं ये, मतलब सेना भी इनकी, खर्च हम कर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हमारे एरिया आधा छीन ले रहे हैं। फिर एक इनके बारे में पूछता है कभी कभी, टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। तो एक तो यही शेरे मैसूर कौन थे, तो टीपू सुल्तान थे। दो राजा थे, एक का नाम था हैदर अली और उनका नाम, बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। हैदर अली एक सैनिक से इतने बड़े राजा बने थे, उनके बेटे टीपू सुल्तान थे, दोनों योग्य थे। एक मालाबार तट है, वहाँ का जो व्यापार था, मतलब मालाबार तट मतलब इसी के ऊपर नक्शा बना देते हैं, इधर वाला, ये जो केरल वाला एरिया है, इधर का तट जो है उसको बोलते हैं मालाबार तट। तो ये जो मालाबार तट था, यहाँ से जो व्यापार होता था, ये मैसूर राज्य, क्योंकि मैसूर ये वाला इलाका है कर्नाटक वाला, तो इस पे इनका नियंत्रण था। तो यहाँ से काली मिर्च, इलायची, ये सब आपको अभी भी पता है इसी एरिया में होती है। ठीक, तो इन लोग बोले कि हम अंग्रेज़ों से क्यों करेंगे यार। उसी समय फ्रांसीसी भी थे, तो टीपू सुल्तान लोग फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध विकसित कर लिए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके लिए अपने यहाँ पौधा औधा लगवाया, वहाँ के जो क्लब अब थे उसका सदस्य था, उनकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। मतलब वो ना अंग्रेज़ों को बैलेंस करने के लिए फ्रांसीसियों की सहायता लिया। अब क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, 4 लड़ाई होती हैं। ये भी पूछ सकता है कितनी लड़ाई हुई, तो 4 हुई। ठीक, एक हुई 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। ये अंतिम फाइनल लड़ाई थी जिसमें श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग थी, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ का ये भी पूछ सकता है कि उसके बाद क्या होता है, मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया जाता है और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी जाती है। मतलब अंग्रेज ना सीधा उस समय कब्जा करने के मूड में नहीं थे, सहायक संधि थोप के, मतलब ये कब्जा ही तो है, इनडायरेक्ट कब्जा है। लेकिन टीपू की कहानियाँ, जैसे एक बार गया था तो
शेर को मार दिया था, तो इसीलिए उसको बोलते हैं शेरे मैसूर, मतलब निहत्था टीपू शेर को मार दिया। इसीलिए उसके झंडे में शेर की तस्वीर भी होती थी। एक कार्टून भी बनाया था, ये एक खिलौना बनाया था, इसमें ये शेर था। ये अंग्रेज जैसे ही उसको बटन दबाओ ना तो अंग्रेज में खों खों करके शेर निपटा देता था अंग्रेज को। तो इस टाइप का आदमी था। जो तीसरी लड़ाई हुई ना, ये जो आंग्ल मैसूर तीसरी लड़ाई हुई 90 से 92, इसमें मतलब टीपू मरा तो नहीं, लेकिन इसकी हार हुई ऐसे नैतिक रूप से। उसके बेटों को बंधक बना के कार्नवालिस के सामने पेश किया गया। और आप अगर इतिहास समझोगे ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि अंग्रेज जीत रहे हैं। टीपू के खिलाफ मराठे भी लड़े थे, हैदराबाद का निजाम भी लड़ा था और कंपनी भी लड़ी थी। मतलब मराठों और निजाम को ये लग रहा था कि टीपू को पहले निपटाएं फिर देखेंगे। यही हैदराबाद का निजाम, मराठे और टीपू मिल के अगर कंपनी के खिलाफ लड़ते ना तो कंपनी कब का निपट जाती, लेकिन उल्टा हो रहा था, इसीलिए टीपू हार गया। ठीक, तो अंग्रेज ऐसे ही करते थे, पहले इसको मिला के उससे लड़ते थे, फिर मराठों को निपटाते थे। मराठों से भी लड़ रहे थे, लेकिन जब टीपू से लड़ने की बारी आई तो मराठों से संधि किए, बोले चलो मिल के पहले टीपू को हराते हैं। मराठे बोले अच्छी बात है, पहले टीपू को हराते हैं। टीपू को हराए, फिर बोले अब तुम ही को निपटाते हैं। तो इस टाइप का काम करते थे। 61 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तीसरा संघर्ष हुआ, ये तो आपको पता है। मराठों में कौन कौन से राज्य थे? सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, भोसले थे, ये राजवंश थे। और इनमें जो प्रमुख था उसका नाम था पेशवा। उसके अंतर्गत एक राज्य मंडल था, कन्फेडरेसी थी। इनका केंद्र क्या था? तो पुणे था, पेशवाओं का केंद्र पुणे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण नेता थे उनके, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, राजनीतिज्ञ थे। ये वाला जो पहला युद्ध हुआ था ना इनका, मराठों से बढ़िया लड़ रहे थे अंग्रेज। फिर अंग्रेजों को लगा यार इससे टीपू से भी लड़ना है, तो मराठों को बोले यार तुमसे अब थोड़ा दिन नहीं लड़ते हैं, टीपू को हराना है। तो मराठे चाहते तो बोलते ना कि तुम साला उनसे भी लड़ो हमसे भी लड़ो, एक साथ दोनों मिलके तुमको निपटा देते हैं। मराठे बोले ठीक है, तुम पहले टीपू को निपटा के आओ, तब तक हम प्रेम से रहते हैं, फिर तुम आके हमको निपटाना। तो पहला युद्ध हुआ, सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। इसमें वही था कि भाई अभी नहीं लड़ते। फिर जब टीपू को निपटा दिए ना अंग्रेज, तो फिर मराठों की बारी आई। दूसरे मराठे युद्ध में 1803 से 5 में कई मोर्चों पे लड़ा गया, करीब करीब मराठे हार गए। और तीसरा हुआ 17 से 19 में, इसमें तो मराठे बिल्कुल खत्म ही हो गए। उनका जो पेशवा था उसको पुणे से हटा के कानपुर के पास बिठूर में भेज दिए पेंशन देके। वही नाना साहब 57 की क्रांति में लड़ते हैं। तो ये कहानी है जो आपको पता रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी देखते हैं अपन 19 में, फिर मराठों का जो वो ब्रिटिश रेजिडेंट जो आते हैं ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो आया 1813 से 1823 के बीच में। ठीक, इसका नाम भी एक सर्वोच्चता की नीति लाया। बोला अब हम सीधा, अभी तक वो जो सहायक संधि अंधी थी ना कि हम सीधा नियंत्रण नहीं करेंगे, जैसे मैसूर को भी हराए, अंग्रेज चाहते मिला लेते, लेकिन बोले नहीं, तुम्हारा जो पुराना वाडियार वंश है उसको रख देते हैं, हम ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन सीधे नहीं करेंगे। जब लॉर्ड हेस्टिंग आया तो बोला अब तो हम सीधे करेंगे, कब्जे ही करते जाते हैं। तो 13 से 23 तक ये था, सर्वोच्चता की एक नीति लाया। एक ये पूछ सकता है कित्तूर क्षेत्र, कित्तूर की एक रानी थी जिनका नाम था चेन्नम्मा। इन्होंने हथियार उठा लिए, 24 में उनको गिरफ्तार करते हैं, 29 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रायन्ना आते हैं, वो प्रतिरोध करते हैं, 30 में उनको फांसी दे देते हैं। तो कित्तूर से कौन था? तो चेन्नम्मा थी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, इनका नाम ध्यान रखना। एक और ध्यान रखिए कि 30 के दशक में क्या हुआ कि रूस ताकतवर हो रहा था। अगर आपको नक्शा पता होगा, कहाँ पे नक्शा बनाए, यहीं पे बना लेते हैं। इधर अब रूस है मान लो, तो रूस पहले रूस सब तजाकिस्तान कजाकिस्तान सब रूस ही में था। तो अब इधर रूस से अब यहाँ क्या है? अफगानिस्तान है, और उसके बाद इधर अंग्रेज हैं भारत में। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार रूस वाले आते आते यहाँ भारत मत घुस जाएं। तो अंग्रेज फिर ना इधर कब्जा करना कोशिश किए कि इसको बफर स्टेट बना लेते हैं, अफगानिस्तान जीत जाते हैं, सिंध जीत जाते हैं। तो इसीलिए अब देखोगे 1830 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ना इधर भी कोशिश करती है कि सिखों को हरा दें, पंजाब जीत जाएं, अफगानिस्तान जीत जाएं, सिंध जीत जाएं। तो ये कहानी से आपको ना ईयर याद रहता है ना, तो कैसे याद रहेगा? तो देखो फिर ये क्या कि 1838 से
42 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई हुई, 43 में सिंध में कब्जा कर लिए, और पहले पंजाब में तो रणजीत सिंह थे, उनके पास बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन 39 में जब उनकी मृत्यु हुई तो 49 में अंग्रेज पंजाब में भी अधिग्रहण कर लेते हैं। तो ये इनकी नीति थी। ये रणजीत सिंह का दरबार है। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये कब से कब तक गवर्नर जनरल बनते हैं? 1848 से 1856। देखो एनसीईआरटी में ना ऐसे सब की डेट नहीं थी, लेकिन जिसकी दी है वो जरूरी है, ठीक। तो लॉर्ड डलहौजी बनते हैं, वो लाते हैं हड़प नीति। बोलते हैं जिसका भी कोई पुरुष वारिस नहीं रहेगा ना, उसका राज्य हमारा। तो कौन कौन सा राज्य ले लेते हैं? सतारा 48 में, संबलपुर 50 में, उदयपुर, फिर नागपुर, फिर झांसी। तभी रानी लक्ष्मीबाई बोलती है ना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये 5 को मिला लेते हैं। क्रम पूछ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि झांसी आखिरी है, सतारा पहला है। फिर अवध में तो राजा भी रहता है, मतलब ऐसा अवध में उनको दिक्कत नहीं होती। तो फिर वो अवध के लिए क्या करते हैं पता है? बोलते हैं यार ये राजा ना शासन ढंग से नहीं कर रहा है, कुशासन कर रहा है, तो इसका राज्य कब्जे में कर लो। तो अवध को कुशासन का दे के आप कब्जे में कर लेते हैं। तो वहाँ के लोगों को लगता है कि भाई कैसा भी राजा हो, लेकिन यार राजा तो हमारा है, बिना किसी कारण के तुम कर लिए। तो 1857 की क्रांति का एक कारण ये भी था कि अवध, क्योंकि जितने भी उनके फौजी थे ना सब यही अवध इलाके के थे। तो सब गुस्सा आ गया कि साला मतलब कुछ भी कर रहे हैं यार अंग्रेज। तो अगर आपको देखना है अंग्रेज कैसे कैसे भारत में फैले, तो ये चित्र आपको समझ में आएगा। ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये अंग्रेजों के इलाके थे। तो 1797 तक बस इतने ही में थे अंग्रेज। ये देख रहे हैं, ये यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, मतलब बहुत छोटे से एरिए में थे। फिर आगे बढ़ोगे 1840 में, तो अंग्रेज यहाँ से ये आगे बढ़ गए, अवध का कुछ इलाका खींच लिए, इधर ये पूरा जीतते गए, राठाओं से लूट लिए, तो ये अंग्रेज बढ़ गए, ठीक। बाकी में उनके अधीन नहीं थे वाले थे, पीले जो अंग्रेजों के अधीन थे। और यहाँ तो पूरा 1857 की जब क्रांति हुई तो करीब करीब इतना जो पीला इलाका, मतलब बहुत सारा इलाका जो भारत का है, वो अंग्रेजों के कब्जे में था। वारेन हेस्टिंग्स का काल क्या था? 1773 से 85, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये क्या किया कि उसी समय क्या हुआ कि बम्बई अलग था, मद्रास अलग था, तो दोनों को बंगाल के कब्जे में किया और उसको गवर्नर जनरल बना दिए। इसके अलावा 72 में ही उसको बोले कि एक नई न्याय व्यवस्था लाओ, तो वो एक नई न्याय व्यवस्था लाता है। इसमें 2 अदालतें बनती हैं, एक फौजदारी अदालत बनती है और एक दीवानी अदालत बनती है। फौजदारी अदालत का मुखिया होता है कलेक्टर, उसको मौलवी और पंडित सहायता देते हैं, वही काजी मुफ्ती ये सब, मतलब क्योंकि धर्म ग्रंथ के हिसाब से था, ठीक। तो मतलब ऐसा समझो कि 2 अदालत थी, दीवानी और फौजदारी। दीवानी अदालत का मुखिया कलेक्टर होता था। दीवानी मतलब जो इस टाइप की चीज़ें हैं, ज़मीन जायदाद, इस टाइप की चीज़ें, शादी ब्याह। और उसको कलेक्टर को तो अब कुछ पता नहीं, तो उसको देते थे मौलवी और पंडित, मतलब दीवानी का अध्यक्ष कलेक्टर था। दूसरा जो फौजदारी थी, फौजदारी मतलब वो सब हत्या, लूट, चोरी, वो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन निगरानी यहाँ भी कलेक्टर ही करता था। तो एक दीवानी, एक फौजदारी, ठीक। काजी मुफ्ती आपको पता होगा, ये न्यायविद थे अंग्रेजों के। ये जो वारेन हेस्टिंग्स आया था ना, इसके ऊपर तो सीधा सीधा जब वो जाता है तो उसके ऊपर महाभियोग लगा देते हैं। महाभियोग मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति के ऊपर लगता है ना, वैसे वारेन हेस्टिंग के ऊपर लगा देता है। कौन लगा देता है पता है? एक व्यक्ति था, उसका नाम था एडमंड बर्क, वो चिंतक था हमारे उसका, वो सीधा सीधा लगा देता है। तो ये भी पूछ सकता है कि किसके ऊपर महाभियोग लगा, तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगा। और वारेन हेस्टिंग्स क्या बोलता है पता है? आपको लगता होगा कि सब अंग्रेज लूटने वाले ही थे। मैं हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग लगा रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया। अंग्रेज बोलते थे ना हम बहुत अच्छा काम किए हैं, सीधा सीधा बोल रहा है, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया और मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, ओहदे के नाम पर, सबके साथ साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। तो किसके ऊपर महाभियोग चलता है? तो हेस्टिंग्स के ऊपर चलता है। फिर कुछ फैक्ट और, भारत के कानून का संकलन करते हैं, क्योंकि अब न्यायालय तभी चलेगा
तो जो पंडित 11 पंडित लोग मिलकर संकलन करते हैं, हॉलहेड क्या करता है, इसका अनुवाद करता है। तो किसने अनुवाद किया, तो इसका नाम था हॉलहेड, हॉलहेड, ठीक। फिर 73 में रेगुलेटिंग एक्ट से एक सर्वोच्च न्यायालय बनता है, जिसके प्रथम न्यायाधीश बनते हैं सर एलिजा इम्पे। कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की जाती है। सब फैक्ट है, ये पूछ सकता है। फिर कंपनी की फौज, तो वही है, अब कंपनी अपनी अपनी फौज बनाती है, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं पूछेगा। भारत के लोगों को भर्ती करती है, उनको सिखाती है कि ऐसे ऐसे लड़ना है, उनको बंदूक देती, जैसे मस्केट और मैचलॉक, ये पूछ सकता है ये क्या थे, तो ये बंदूक थे। मस्केट पैदल सिपाही जो बंदूक यूज़ करते थे वो थी, और मैचलॉक मतलब थी जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसको मैचलॉक बोलते थे। तो बंदूक देते हैं, घुड़सवारी करते हैं, और भारत के सिपाही भारत को ही गुलाम बनाते हैं, ये काम करते हैं अंग्रेज। निष्कर्ष में ये देखिए कि पहले क्या था ना, भाप तकनीक नहीं थी, तो 6-8 महीना लगता था वहाँ से आने में, तो लोग कम आते थे अंग्रेज, इसीलिए उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। जब भाप आ गई ना, तो 2-3 हफ्ते में आ जाते थे, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज भारत लूटने आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन था। बाकी में अप्रत्यक्ष था, 63% भूभाग और 78% आबादी में सीधा शासन था, ये पता रहना चाहिए। एक आध कर लेते हैं, बाकी आप देख लेना। दीवानी मतलब होता है भू राजस्व करने का अधिकार। शेर मशहूर कौन था, टीपू सुल्तान। रानी चेन्नम्मा कौन थी, कित्तौर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन करने वाली सिपाही, सिपाही बोलते थे। वारेन हेस्टिंग कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये बंगाल का पहला गवर्नर, अब एनसीईआरटी में लिखा है ठीक है, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। तो ये आज हमारी बेसिक क्लास थी जो हम लोग पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। मैं कहानी ना मज़ा आता है मेरे को सुनाने में, लेकिन क्या है कि थोड़ा समय कम है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम हिस्ट्री एनसीईआरटी कर लिए, उस हिसाब से ये वीडियो बना रहे हैं। तो भी हो सकता है लंबा हो जाए, तो 1.5 की स्पीड में देख लिया करो। और आप लोग के जो भी सुझाव हैं, सलाह हैं, कैसे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, वो सब बिल्कुल कमेंट में लिखा करिए। आपका कमेंट देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आप सभी का खूब सारा धन्यवाद।